हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है, वैसे भी आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम अपना रिविजन करेंगे फर्स्ट यूनिट का और उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, क्या नाम था उसका, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनका रिवीजन करना है हमें इस क्लास में, फिर उसके बाद हमें इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक था हमारा इसमें रेजोनेंस। क्या था फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें? रेजोनेंस। हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही शॉर्ट रिवीजन करना है, डिटेल हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस को बोलते हैं हिंदी में अनुनाद। तो रेजोनेंस क्या होता है? वह फिनोमेना जिसमें हम किसी कंपाउंड को उसकी एक स्ट्रक्चर के साथ प्रदर्शित नहीं करते, हम उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब ये जो उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये क्या होती हैं? रियल स्ट्रक्चर उसकी नहीं होती, ये केवल एक काल्पनिक या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका नाम पड़ जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम इन्हीं को बोलते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर्स होती है, हाइपोथेटिकल होती है, इन सभी का मिला जुला रूप या इन सभी का जो हाइब्रिड होगा वो कंपाउंड की क्या होती है? रियल स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है? वह फिनोमिना जिसमें किसी कंपाउंड को हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते उसके सभी गुणों को, उसके लिए हम उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है? कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो होता है रेजोनेंस, ये कहाँ पाया जाता है और ये क्यों होता है? रेजोनेंस होता है पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन की वजह से। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये क्या होता है? एक वीक बॉन्ड होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं रिंग में चारों तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है डिलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनों का घूमना। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में ही होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होने से जो फिनोमिना होता है वो आपका कहलाता है रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमें समझना है। जहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाए, तो ये पाया जाता है जहां पर कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन मींस अल्टरनेशन होगा। कहाँ कहाँ? जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड अल्टरनेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाएगा। या डबल बॉन्ड, सिंगल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस पाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ लगेगा रेजोनेंस? डबल, सिंगल, कोई भी चार्ज या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इन जगह पर पाया जाएगा। ठीक है, जहां पर ये वाली कंडीशन होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इसके बाद, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब हुआ? इसका एक बेसिक मतलब मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस आने पर जो एनर्जी कम होती है उसी को हम बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, इसको ऐसे समझिए, रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होती है? देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड है, जैसे हमारा ये है साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सीन। जब हम इसका करते हैं रिडक्शन, क्या करते हैं? रिडक्शन, हाइड्रोजन लेकर करेंगे रिडक्शन, तब इस कंडीशन में क्या बनता है आपका? साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन। अब जो हीट इसमें से रिलीज होगी, इसको हम बोल देते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन मिलाने पर इसका ये बॉन्ड टूट गया, बाई बॉन्ड टूट जाता है, क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। अब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पर रिलीज होती है वो होती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये हो गई साइक्लोहेक्सीन की बात। अगर हम इसी तरीके से मान के चलें साइक्लोहेक्स डाइइन, तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे दो, साइक्लोहेक्स डाइइन, दो हाइड्रोजन लेकर हम उसका रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा वही साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। अब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरीके से हम अगर साइक्लोहेक्स ट्राइइन की बात करेंगे, यहाँ पर डबल, ये सिंगल, यहाँ पर डबल और यहाँ पर ये फिर डबल, इस तरीके से ये साइक्लोहेक्स ट्राइइन है। तीन हाइड्रोजन लेकर जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी वो इसकी ट्रिपल होगी, 3 टाइम्स होगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, ये होगी रिलीज। तो ऐसा माना जाता है कि साइक्लोहेक्स ट्राइइन। इसी तरीके से आपका होता है बेंजीन, यहाँ पर बना लो बेंजीन।
डबल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से ये आपका है बेंजीन। अब ये भी, इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लोहेक्सट्राइन जैसा ही है ये भी। अब इस केस में क्या हो जाता है, जो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो 49.8 किलो कैलोरी पर मोल ये होती है। तो होनी चाहिए थी कितनी, 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, पर ये कितनी रह जाती है, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या थी इसकी, ये क्या थी भाई, ये हमारी थी जो हम वैल्यू मान के चल लेते, कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा, ऑब्जर्व किया, या एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं इसको, या ऑब्जर्व वैल्यू, वो कितनी मिली हमें, 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्या होता है, इन ऊर्जाओं का जो अंतर होगा, अब इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो ही इसकी कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी, वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि रेजोनेंस ना आने पर जो एनर्जी थी ये थी, और रेजोनेंस आने पर क्या एनर्जी रह गई, ये रह गई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। और यहाँ पर ये एनर्जी में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस पाई जाती है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेशन में है। अब इसकी क्या होगी, रेजोनेंस आने पर कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि रेजोनेंस आया, अब उसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी वजह से ये हो जाता है, ये कहलाती है आपकी रेजोनेंस एनर्जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये बताता है कि किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता, ये हमें कौन बताता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर वैसे मैंने वहां पर बताई नहीं थी, डायरेक्ट वहां पर मैंने समझाया था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। तो एक बार मैं आपको एक दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझा देती हूँ फटाफट से रिवीजन के तौर पे, और फिर फॉर्मल चार्ज भी बता दूंगी। इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे ये समझना है बस। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमें ये हमारे पास एक कंपाउंड है ये CO, ठीक है, इसकी हमें बनानी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का होगा 8, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कार्बन का 2 4, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन में क्या होगा 2 और 6, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 4 और 6 ये कितने हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पहले हमें काउंट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करना है, जो यहाँ पर तो 2 ही एटम है, तो इनमें से आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो इसको आप क्या रख लोगे, सेंट्रल एटम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको तो सेंट्रल एटम रखना नहीं है हमें। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास दो तीन एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 2 ही की बात हो रही है, अगर मान लो 2-3 एटम्स है आपके पास, तो उनमें क्या करोगे, जिसकी संख्या कम होगी उसको आप सेंट्रल एटम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम रख लेंगे हम कार्बन को, यहाँ पर हो जाएगा ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक सिंगल बॉन्ड बना दो बस पहले। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए खर्च हमारे। अब क्या करते हैं, जो सराउंडिंग एटम होता है यानी कि साइड वाला जो एटम है, पहले हम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हमें उसके कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 8 हमारे खत्म हो गए, बचे हमारे पास 2 हम किसको दे देंगे, कार्बन को। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो कार्बन की वैलेंसी, अब कार्बन का देखो इसका, अब इसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है कार्बन का, तो देखिए इसका हो रहा है नहीं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन अपने इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। अब कितने हो गए, 6 हो गए, अभी 2 और चाहिए तो 2 और कर देगा ये अपने। ठीक है, यहाँ पर शेयर, अब कितने हो गए, इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरीके से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर NO2-, इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वही वाले केस आ गए जो अभी मैं आपको समझा रही थी। यहाँ पर क्या है, O2 है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, तो जिसकी संख्या कम है उसको हम क्या रखेंगे, सेंट्रल एटम, और जो ज्यादा होंगे उनको रखेंगे सराउंडिंग एटम्स। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक बॉन्ड दे दो। अब क्या होगा, यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो टोटल, इसके पास कितने होंगे भाई, 6 थे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 के पास कितने होंगे 12 इसके पास,
12 प्लस नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 और 5, 5 इसके होंगे, 12 और 5 कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, अब एक इस पे है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, माइनस, तो इसे भी ऐड कर दोगे। कितने हो गए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बॉन्ड हम यहाँ पर इनको दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सराउंडिंग एटम्स, जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका। अब इस वाले का करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब बचा आपका नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हमारे, 8 और 8 दूनी 16, बचे हमारे पास 2, 2 हम इसको दे देंगे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन का देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो या तो आप इस वाले ऑक्सीजन के दिखा सकते हो, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर ये वाला डोनेट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमें इस वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ये होगी NO2 माइनस की स्ट्रक्चर, NO2 माइनस की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये जो है माइनस, अब देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्या मतलब होता है, यही कि किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर अधिकता है, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे है, नाइट्रोजन पर है, या इनमें से कौन से ऑक्सीजन के ऊपर ये नाइट्रोजन चार्ज आएगा। तो ये हम किसके थ्रू देखते हैं, फॉर्मल चार्ज के। ठीक है, उसकी हेल्प से हम इसको निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एवरेज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। अब ये एवरेज इलेक्ट्रॉन क्या है, एवरेज इलेक्ट्रॉन भी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या होता है एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, एवरेज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये होता है एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसे इसका निकालना है, ठीक है, इन दोनों पे निकालना है हमें फॉर्मल चार्ज, कार्बन पर और ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे हम इसमें फॉर्मल चार्ज, पहले ये वाला इस पे निकालना है, जैसे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एवरेज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यही तो है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्री रहते हैं जैसे यहाँ पर, तो इनको हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं यहाँ पर हमारे 6 प्लस, अब आ जाओ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 और 2 5, कितने आ गए एवरेज इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 4, ये रहा। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एवरेज इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने, 4, और एवरेज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 4 माइनस 5 क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर एक चीज होती है वो आपको ध्यान रखनी है, जब मैंने फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था तब भी वहां पर भी समझाया था, अगर एवरेज इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, मींस एवरेज इलेक्ट्रॉन भी समान है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समान है, मतलब ये भी 6 है ये भी 6 है, तो इस कंडीशन पे एटम पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, 0। ठीक है, अब अगर एवरेज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इस कंडीशन में एटम पर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर एवरेज इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, तो कम संख्या में होते हैं मतलब, तो इस कंडीशन में एटम पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो एवरेज इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा, ये रहा, सॉरी एवरेज, हाँ एवरेज इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 5 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, तो ज्यादा है, ये रहा। तो क्या होगा इस कंडीशन में एटम पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जो 1 है ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, वो भी 1। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर भी इसी तरीके से निकालोगे फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन पे भी इस तरीके से निकालोगे, एवरेज इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहले उसके, तो एवरेज इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब आ जाओ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 प्लस नॉन बॉन्डेड 1 2, यही तो है क्योंकि ये तो दोनों बॉन्डेड में आ गए थे आपके, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, हाफ, सॉरी हाफ नहीं,
2 तिया 6, 3 और 2 5, एवरेज इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, ये रहा 6। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एवरेज इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, एवरेज इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो क्या आ गया 1। अब यहाँ पर देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवरेज इलेक्ट्रॉन से क्या है ज्यादा, तो इस कंडीशन में एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का 1, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मल चार्ज को काउंट करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को यहां तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक था इसमें हमारा डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, तो देखना आप, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, ये एक मेजरमेंट था क्या करने का, कि कोई भी कोवलेंट कंपाउंड कितना कितना आयनिक होगा, या ऐसे कह लो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी कितनी होगी, ये हम किसके थ्रू निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का ऐसे समझ लो कि ये पोलैरिटी बताने वाला एक वो है, स्केल है। ठीक है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं, इसी तरीके से डाइपोल मोमेंट क्या बताता है कि पोलैरिटी किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी होगी। ठीक है, अब देखिए जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी एक डेफिनेशन क्या थी, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे हमारे पास है एग्जांपल ये HCl। ठीक है, तो HCl में क्या होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो Cl पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी एक चार्ज का डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का क्या लेंगे हम, प्रोडक्ट लेंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि Q इनटू इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि D। तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, और क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला हो गया डाइपोल मोमेंट का, किसी भी एक का क्या लोगे आप चार्ज, और क्या लोगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब जो डाइपोल मोमेंट है ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे मैंने वहां पर भी आपको समझाई थी, डाइपोल मोमेंट के लिए हमें देखना होता है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू नेट। अब म्यू नेट, अगर किसी कंपाउंड का म्यू नेट आता है 0, तो वो कंपाउंड आपका कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। और अगर म्यू नेट 0 नहीं आता, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंपाउंड कैसा होता है, पोलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर म्यू नेट 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ आपका, नॉन पोलर, और म्यू नेट 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ आपका, पोलर। अब एक बात और, डाइपोल मोमेंट की जो इकाई होती है, इसकी जो वो होती है आपकी, इकाई को क्या बोलने हैं भूल गई, डाइपोल मोमेंट की जो इकाई होती है वो होती है आपकी डिबाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मैंने एक आपको बताया था कि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक का मतलब जिसमें दोनों एटम कैसे हो, सिमिलर, जैसे हमारे पास ये है H2Cl2O2। तो इन सभी में आपको आंख बंद करके क्या देखना है, ये सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई सी बात ही नहीं है। इनमें क्या होगा, डाइपोल ही नहीं बनेंगे, और जब डाइपोल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज का डिफरेंस नहीं बनेगा, और चार्ज का डिफरेंस नहीं बनेगा तो डाइपोल्स नहीं बनेंगे, और डाइपोल्स नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, नॉन पोलर। अब आ जाओ हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब जिसमें दोनों एटम कैसे हो, डिफरेंट, जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, तो ये कैसे हैं, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इनमें हमेशा देखिए, इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डाइपोल ये बन जाएगा, एक डाइपोल इसमें क्रिएट होगा। ऐसे इसी में इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव थोड़ा सा, इस पे पॉजिटिव, तो इनमें डाइपोल्स तो बनने हैं, और डाइपोल जब बन रहे हैं तो म्यूनेट भी इनका कुछ ना कुछ होगा, 0 तो होगा नहीं, तो म्यूनेट इनका 0 नहीं होता, जिसकी वजह से हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा कैसे होते हैं, पोलर।
ठीक है, ये हो गया हेटेरोडायटोमिक और होमोडायटोमिक की बात। अब ये थी 2 एटम वालों की बात। ठीक है, अब अगर हमारे पास हो पॉलीएटोमिक यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा वो समझते हैं एक बार। पॉलीएटोमिक में क्या होगा, पॉलीएटोमिक यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा होंगे पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये BeCl2, ठीक है, CO2, C2H2, ठीक है, ये हैं आपके Ab2 टाइप में आते हैं। ये किसमें आते हैं, Ab2 टाइप में। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या होगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, पॉलीएटोमिक के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि ऐसे एटम, उनमें क्या देखना है कि सराउंडिंग एटम जो होने चाहिए सिमिलर होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम सेम है, यानी कि जो पास वाले एटम है वो कैसे हैं, सेम, तो हमेशा उनका म्यूनेट क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम, तो मॉलिक्यूल का म्यूनेट आपको कुछ नहीं करना, निकाल के नहीं देखना। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम, तो वो हमेशा उनका म्यूनेट आएगा 0, और म्यूनेट 0 आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो क्या होगा यहाँ पर, म्यूनेट आ जाएगा 0 और मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में दिए हुए होंगे तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो सराउंडिंग एटम है अगर उसमें सेम है तो उसका म्यूनेट हमेशा 0 आएगा और मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। और अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो उसका म्यूनेट 0 नहीं आएगा और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, आपका पोलर हो जाएगा। अब कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें कि जैसे यहाँ पर ये है BeCl2 CO2। अब क्या है BeCl2, Be तो इसमें क्या होगा, ये होगा सेंट्रल एटम और ये होंगे सराउंडिंग एटम, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें अगर आप बॉन्ड की बात करोगे, BeCl2 का जो बॉन्ड की बात करोगे तो ये होता है हमेशा पोलर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए Be जो है और Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Be से क्या है, ज्यादा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव, तो बॉन्ड तो कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, वो बन रहा है आपका पोलर, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, नॉन पोलर, क्योंकि इसका म्यूनेट क्या आ जाता है, 0। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका बॉन्ड कैसा है, पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है आपका, नॉन पोलर। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिपेंड करता है, बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है, यहाँ पर लिख देना इसको, बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। और मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो आपको पता है वो किस पे डिपेंड करती है, म्यू नेट पर। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, जैसे अब हमारे पास ये तो Ab2 टाइप का था, अब अगर इसी तरीके से Ab3 टाइप के हो, Ab3 टाइप के जैसे BF3, ठीक है, जैसे हुआ आपका एक तो हो गया इसमें BF3, PI3, BBr3, इस तरीके के। ठीक है, तो इनमें भी देखो सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम, तो इनका म्यूनेट भी कैसा होगा, 0, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। इसी तरीके से अगर Ab4 की बात करें, जैसे CH4 हुआ, CCl4 हुआ, ठीक है, इनमें भी हमेशा क्या होगा, म्यूनेट 0 होगा और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अब इसमें आपके 2 एक्सेप्शन होते हैं, जैसे NH3 और H2O। NH3 और H2O, एक तो ये होता है NH3 और ये होता है H2O। ठीक है, अब NH3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके की होती है, 3 H रहेंगे और एक होता है इस पे लोन पेयर। ठीक है, H2O में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर 2 H इस तरीके से रहते हैं और इस पे 2 लोन पेयर रहते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें लोन पेयर होंगे उसका म्यूनेट हमेशा 0 नहीं रहे, कभी भी 0 नहीं होगा। क्या कहा मैंने, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल का म्यूनेट 0 नहीं आएगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। अब यहाँ पर अगर आप बॉन्ड की बात करो, ये तो हो गई मॉलिक्यूल की बात कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर का। अगर हम यहाँ पर बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड कैसा है, N और H के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड कैसा है,
पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अलग दिख रहा है हमें, तो बॉन्ड तो हुआ पोलर और मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया यहाँ पर पोलर। और H2O में भी अगर बात करें तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड कैसा है यहाँ पर पोलर और मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाता है पोलर, क्योंकि म्यू नेट जीरो इसका नहीं है लोन पेयर की वजह से। क्योंकि लोन पेयर आ जाने की वजह से अब एटम से लोन पेयर एक डाइपोल ये भी बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए इनका म्यू नेट जीरो नहीं होता कभी भी जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ, वैसे तो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन का, अगर पूछ लिया, वैसे एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसके ऊपर। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। देखिए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में कैसे, अगर किसी का म्यू नेट जीरो आता है, मिसाल के तौर पर म्यू नेट अगर जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, उसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, जैसे अभी हमने BeCl2 CO2 C2H2 पढ़े थे, तो इनका म्यू नेट जीरो आया था, इसलिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें सिमेट्री होती है। ऐसे समझ लो जिसमें सिमेट्री है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो उसमें म्यू नेट जीरो आ जाएगा। और म्यू नेट जीरो आ रहा है तो इसका उल्टा कर लो कि उसमें क्या होगी, सिमेट्री होगी, ठीक है, तो उसकी एक रेगुलर शेप या स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, जैसे नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के आइडेंटिफिकेशन में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनकी स्ट्रक्चर और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा होता है सेम, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है डिफरेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के आइडेंटिफिकेशन में भी कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दो होते हैं सिस और ट्रांस। सिस जिसमें क्या हो, जो आपके एटम्स हो उनकी जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, एक दूसरे के सेम स्पेस में हो, अगर वो अरेंज तो उसे सिस फॉर्म बोल देते हैं। और अगर वे दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट क्या हो, अपोजिट फेज में अरेंज हो, तो उसको बोल देते हैं हम ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सिस जो होती है इनमें ये देखना होता है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर, इसको भी हम डाइपोल मोमेंट की सहायता से देखते हैं, ठीक है, कि सिस पोलर होगी या फिर ट्रांसपोलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्थो मेटा पैरा डाइसब्स्टिट्यूटिव बेंजीन डेरिवेटिव्स के आइडेंटिफिकेशन में। जो ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन किसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी और किसमें सबसे कम होगी, इसको भी हम किसके सहायता से देखेंगे, डाइपोल मोमेंट की। ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, अभी शुरू से ही मैं आपको बता रही थी कि डाइपोल मोमेंट का यूज हम किस चीज में कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में, ये देखने के लिए कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। या दूसरा इसका यूज क्या हो रहा है कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितने % आयनिक कैरेक्टर होगा, इसको हम किसकी सहायता से देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की। अब डाइपोल मोमेंट में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड या म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इनटू 100 आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 से वो कर दोगे आप। अब इसमें म्यू ऑब्जर्व तो हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जो है म्यू थ्योरेटिकल ये हमें खुद से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है ये भी मैंने वहां पर भी समझाया था डिटेल में। म्यू डाइपोल मोमेंट ही तो है, म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इजिकल टू क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू इजिकल टू क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब चार्ज और ये क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। कोई भी एक एटम का चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, जो चार्ज रखोगे आप वो रखोगे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन की भी फॉर्म में ESU में। इलेक्ट्रॉन पर ESU में जो चार्ज होता है वो होता है 4.8 इंटू 10⁻² की पावर -10 ये होता है। और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ये यहाँ से आप निकाल लोगे और 10 की पावर -18 से कर देते हैं हम इसको डिवाइड, क्योंकि डिवाइड में चेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फजांस रूल। फजांस रूल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या बताता है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड कितने % आयनिक कैरेक्टर शो करेगा या कितना आयनिक होगा, ये हम डाइपोल मोमेंट की सहायता से देख रहे थे, उसकी हेल्प से देख रहे थे। जो आपका होता है फजांस रूल, इसका एक नाम होता है कोवेलेंट कैरेक्टर भी हम इसको बोल देते हैं। दूसरा पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन भी इसी को बोलते हैं और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन भी हम इसी को बोलते हैं, ये सारे नाम इसी के हैं। तो अब देखिए जो फजांस रूल है ये इसका जस्ट अपोजिट है। साइंटिस्ट फजान ने 1924 में इस रूल को दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड, डाइपोल मोमेंट में भी हम ये समझ रहे थे कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड पूरी तरीके से 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा आयनिक नेचर जरूर होगा। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट फजांस रूल है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ % क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये आपका कहता है फजांस रूल,
ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन पर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। मींस जब एक जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, ये था आपका एनायन। ठीक, तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन का क्या मतलब है, कैटायन क्या करता है, जब ये कैटायन इसके पास रखा हुआ होता है तो ये क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे फैले हुए हैं एनायन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का छोटा होता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच, इसमें कम होता है, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा रहेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो कैटायन है इसके इलेक्ट्रॉन में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अब ये क्या करते हैं, एनायन के ये जो साइड वाले इलेक्ट्रॉन है जो इसके पास आ रहे हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएंगे, तो क्या होगा, एक पोलराइजेशन बन गया इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता हो गई, ठीक है, चार्जेस डेवलप हो गए। एनायन में क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए भाई ज्यादा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव आ गया पार्शियल, तो क्या हुआ, और इस वजह से जब ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो एनायन की जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से हो जाती है ऐसे, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो गए, खिंच गए। एनायन की पहले ही एक सर्कुलर ज्योमेट्री थी, एक ऐसे बोलो रेगुलर ज्योमेट्री थी, लेकिन जैसे ही कैटायन आया उसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉनों ने अपनी तरफ इसको पुल करना शुरू करा, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, जिससे इसकी एनायन की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पावर होती है कैटायन की एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, या ऐसे कह लो कि एनायन की ज्योमेट्री चेंज करने की, ये क्या कहलाती है, उसकी पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, और एनायन की अपने इलेक्ट्रॉनों को उसकी तरफ भेजने की, एक तरीके से पुल करने की, जो अपनी ज्योमेट्री चेंज करवाने की जो एक क्षमता है, कैपेसिटी है, इसको हम बोल देते हैं पोलराइजेबिलिटी पावर ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये होता है पोलराइजेशन पावर और ये होता है पोलराइजेबिलिटी। अब ये जो होते हैं डिपेंड करते हैं, जो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन है ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। पहला फैक्टर क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन, एंड दूसरा फैक्टर होगा चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन पावर ही डिपेंड करती है किस पे, कोवेलेंट कैरेक्टर पर। अब इसमें ऐसे समझो, जो साइज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो अब एनायन के इलेक्ट्रॉनों को इजीली अपनी तरफ खींच पाएगा, उसको पोलराइज कर पाएगा। ठीक है, पोलराइज कर पाएगा, तो इस वजह से पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब भी इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये क्या बिहेव करने लग जाएंगे, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरह। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो अब हम इनके इलेक्ट्रॉनों में पहचान नहीं कर पाएंगे, और एक ये कैसे बिहेव करने लगेंगे, शेयरिंग की तरह। ठीक है, तो यही नेचर क्या कहलाता है, कोवेलेंट। ठीक है, अब क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन की बता रही थी मैं आपको, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, पोलराइजेशन करा पाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइज छोटा होना चाहिए हमेशा कैटायन का, और जो चार्ज है, चार्ज हमेशा ज्यादा होना चाहिए कैटायन पर, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो वही से बात आ गई फिर से, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कैटायन का क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, और चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये दो फैक्टर हैं। इसी तरीके से पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के लिए भी आपको दो फैक्टर ध्यान रखने हैं। जो एनायन का साइज है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन फैले रहेंगे और इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे एक तरफ, पोलराइजेशन उसमें डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए एनायन का, और दूसरा उस पर जो चार्ज होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा एनायन का साइज उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है एनायन के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तब उसको वो क्या कर, जैसे कि दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा वाला,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे हमारे पास ये है FON, इनका ये स्पेशल केस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो हमेशा इन तीन एटम के साथ ही होगी, जब भी होगी, ठीक है। किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे FON इनसे जुड़ा होता है, तब इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक वीक फोर्स होता है, वीक इंट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ये क्या होती है? एक वीक। इसको हम दिखाते हैं हमेशा डॉटेड लाइन से, क्योंकि जो बॉन्ड होता है इसको तो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक वीक इंट्रैक्शन है, इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए हम इसको एक डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है ये HF और HF, ठीक है। अब क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरीके से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये दो डाइपोल्स हो गए ना भाई, देखो एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। अब ये दोनों डाइपोल, ठीक है, इनमें चार्जेस डेवलप हो गया। अब इसका जो F होगा, इसके H को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट करने लगेगा, और ये जो बॉन्डिंग है ये क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्डिंग हुई है, इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की होती है और एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से तो क्या होता है? हमेशा वीक। लेकिन जो वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ेंगे आगे हम, वीक इंट्रैक्शन में ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, वैन डर वाल्स फोर्स भी, ये भी एक वीक इंट्रैक्शन होता है, तो उससे क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से तो हमेशा वीक रहेगा, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स से क्या रहेगा? ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके का होगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या डिफरेंस है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बन रही हो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है तो उसको हम बोल देते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और लगा दो यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगी? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच बन रहा हो, तो उसको हम बोल देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसको यहाँ पर समझिए, ये है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर आ जाएगा ये OH। अब क्या होगा? ये OH और इसके O के बीच, यहाँ पर इसके H और इसके O के बीच ये जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। देख रहे हो ना यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये एक ही कंपाउंड के एटम्स के बीच हो रही है, तो इसको हम बोल देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें हमेशा मॉलिक्यूल का या बोल लो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जो उसकी सोलिबिलिटी है वाटर में वो भी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर इसको आप ऐसे समझिए, सरफेस एरिया बढ़ेगा, पहले मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी जो होगी उसकी वाटर में वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में भी, जैसे ऑब्जेक्टिव के अलावा भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि जो आपका H2 है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, जो H2S है वो लिक्विड वो फॉर्म करता है किसमें? गैसेस फॉर्म में। तो इसका क्या रीजन है? H2S और H2O, H2O किसमें फॉर्म कर रहा है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो है आपका H2S ये एग्जिस्ट कर रहा है गैसेस फॉर्म में। H2O लिक्विड फॉर्म में क्यों कर रहा है? क्योंकि जो H2O है उसमें पाई जाती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसके जो एटम है वो इतने स्ट्रॉन्ग बने नहीं रहते, वो क्या होते हैं? वीक, उनमें क्या रहेगा? वो फ्रीली रहेंगे, तो इसलिए वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या करेगा? H2O लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल, इनके एटम्स के बीच क्या पाई जा रही है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन ये है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टॉपिक वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स बता दिया शुरू में ही कि ये क्या होता है? एक वीक इंट्रैक्शन होता है। साइंटिस्ट वैन डर वाल्स ने इसको डिस्कवर किया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच, इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो क्या हुआ था, इसमें भी यही था कि दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आपको याद रखना है, जहां पर ये तीनों एटम्स होंगे FON, वहीं पर पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहीं पर लगता है ये वाला इंट्रैक्शन।
वंडरवॉल फोर्स ये क्या होती है, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन हो रही है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसी को हम वंडरवॉल फोर्स बोल रहे हैं। जो दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ये जो फोर्स लग रही है वंडरवॉल फोर्स हो रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं जो बॉन्ड बना पाए, लेकिन क्या कर रही है, इंट्रैक्ट कर रही है, तो इसको ये क्या होता है, एक वीक इंट्रैक्शन होता है। अब इसमें अगर हम बात करें ऑर्डर की, जो सॉलिड होता है उसमें वंडरवॉल फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, लिक्विड में जो इसका वो होगा मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, और गैस में सबसे कम। ये मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है, सॉलिड में सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है। अब इंट्रैक्शन के आधार पर जो आपको वंडरवॉल फोर्स होता है वो तीन तरीके का होगा। पहला होता है इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, सेकंड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, एंड थर्ड इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो जो आपका होता है फर्स्ट इंट्रैक्शन के आधार पर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, डाइपोल डाइपोल यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल का मतलब क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल, जैसे ये था हमारे पास, ये है हमारे पास HCl, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये है HCl। अब क्या होगा, यहाँ पर Cl पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस पे पॉजिटिव, यहाँ पर इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच, यही क्या कहलाती है, वंडरवॉल फोर्स। और कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच, भाई एक डाइपोल ये रहा, जिसमें डाइपोल होगा वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर कहलाएगा। यहाँ पे दो पोल्स ही तो बन रहे हैं, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है इसी को हम बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सेकंड आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि एक नॉन पोलर समझ लो। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है एक नॉन पोलर, लेकिन जैसे ही हम उस पोलर को उस नॉन पोलर वाले के पास रख दें तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, डाइपोल डेवलप हो जाते हैं, उसमें भी चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है। इसका जैसे डेली लाइफ एग्जांपल समझ सकते हो कि एक ना पढ़ने वाले बच्चे को कुछ दिन एक पढ़ने वाले बच्चों के पास बिठा दोगे तो उसमें भी ये गुण आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड हो गया, उसमें था नहीं लेकिन जैसे हमने उसको उसके पास बिठाया तो उसमें भी क्या हो गया, ये गुण इंड्यूस्ड हो गया, वो भी अब पढ़ने लगा। ठीक है। तो ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन के एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर। जैसे नॉन पोलर में अभी एग्जांपल मैंने आपको डाइपोल मोमेंट में समझाए हैं, जो भी आपके होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा नॉन पोलर होंगे, जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, Cl2 हुआ, ये सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एक ले लो और क्या ले लो, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लो। जैसे यहाँ पर Cl2 ले लिया और एक क्या ले लिया हमने, HCl ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने Cl2। Cl2 के दो ये एटम है। अब क्या होगा, इस HCl में क्या होंगे, चार्ज बनेंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो Cl माइनस होगा इस पर क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा थोड़ा सा, इस पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे भेज देगा। ठीक है। इस पे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इसी को हम बोल देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब होता है कि डाइपोल था नहीं लेकिन कुछ समय के लिए उसने क्या किया, एक डाइपोल की तरह बिहेव किया, और जैसे ही अब इस डाइपोल को हमने किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में रखा तो उसमें भी क्या हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया। यानी ऐसे समझ सकते हो जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन है ये लगती है हमेशा दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। दोनों में ही पोलैरिटी नहीं है, लेकिन एक ने क्या करा, कुछ टाइम के लिए पोलैरिटी डेवलप करी, और जैसे ही उसने डेवलप करी तो दूसरे वाले में भी उसने क्या करा दिया, चार्ज डेवलप करा दिया। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच सॉरी जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसमें आता है इसके फैक्टर्स। वंडरवॉल फोर्स को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं, पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा मोलिकुलर मास या मोलिकुलर साइज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बड़ा बनेगा उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या करा पाएंगे, पोलराइज करा पाएंगे। अब जब पोलराइजेशन बनेगी तो डाइपोल जनरेट होगा, डाइपोल बनेगा। तो इसी तरीके से अगर हम किसी नॉन पोलर के संपर्क में उसको रख देंगे तो उसमें भी वो इंड्यूस करा देगा। तो डाइपोल क्या होंगे, बढ़ेंगे, और डाइपोल जितने ज्यादा बढ़ेंगे वंडरवॉल फोर्स उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे समझ सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वंडरवॉल फोर्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। इसी तरीके से मोलिकुलर मास और मोलिकुलर साइज की बात करोगे इसमें भी सेम हो जाएगा। मोलिकुलर मास या मोलिकुलर साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा डाइपोल्स बनेंगे उतने ही ज्यादा, डाइपोल्स बनेंगे तो वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा,
उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में लक्षण में इसके दो हैं, ये याद रखना बस कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब ज्यादा दूर अगर ज्यादा एटम जुड़े, ज्यादा मॉलिक्यूल लगे हुए हैं तो उनके बीच ज्यादा। कैरेक्टरिस्टिक में पहला आता है इसमें शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये हमारा शॉर्ट रेंज का मतलब ज्यादा दूर जाने पर ये क्या होगा, फोर्स आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता, ठीक है, 2-3 मॉलिक्यूल तक ही आप इस फोर्स को देख सकते हो। सेकंड आता है हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है। जब अभी हाइड्रोजन बॉन्ड समझा रही थी वहां पर भी क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट आता है टॉपिक लास्ट, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है, अब आयनिक बॉन्ड पता है आपको, एक कैटायन होगा और एक एनायन, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज, दो अपोजिट आयन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने पर क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आयनिक बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोल देते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, ये सोडियम और यहाँ पर ये है हाफ, ये ऐसे मान लो सोडियम और Cl माइनस, ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी ये था आपके पास गैसियस सोडियम और गैसियस क्या था, ये हमारे पास क्लोरीन, हाफ Cl2 लो यहाँ पर, हाफ Cl2। अब ये क्या होता है, गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन के मिलने पर ये बना आपका सॉलिड बन जाता है, ये सॉलिड NaCl। अब जो हीट रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बोल देते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। गैसेस कैटायन और गैसेस एनायन के मिलने पर आयनिक बॉन्ड बनेगा और आयनिक बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बोल देते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब इसका जो मेजरमेंट है, ये बात ध्यान रखनी है बस, इससे जो लैटिस एनर्जी को हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटल, वो किसके थ्रू करते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। लैटिस एनर्जी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं एक बार एमसीक्यूज क्वेश्चन फटाफट से। चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रेजोनेंस इन मॉलिक्यूल्स, अनुनाद किस कारण उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो रेजोनेंस है वो किस कारण डेवलप होता है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका मूवमेंट ऑफ एटम्स, बी है आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सी रोटेशन ऑफ बॉन्ड, या फिर डी चार्ज इन मोलिकुलर शेप। तो आपको पता है रेजोनेंस किसकी वजह से डेवलप होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन से। जो बी ऑप्शन होगा आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज, रेजोनेंस एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करोगे। पहला ऑप्शन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, किसी बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो, या फिर बी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, या फिर सी एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर डी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिस्टेशन। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेटिंग यूजिंग, फॉर्मल चार्ज हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। पहला एटॉमिक नंबर, या फिर बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कोमा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स, या फिर डी मोलिकुलर वेट। तो आपको पता है इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी यूज करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का भी यूज करते हैं, और जो लोन पेयर्स होते हैं यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उनका भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक केमिकल फोर्स, इनमें से कौन सा आपका वीक केमिकल फोर्स होगा। पहला ऑप्शन कोवलेंट बॉन्ड, बी आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, सी हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर डी मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड तो ये तो तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको बताया मैंने जो वीक इंटरेक्शन होंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरफुल फोर्स, यही आपके वीक फोर्स में आते हैं। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, या फिर बी डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन दिशा पे डिपेंड करेगी, या फिर सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर डी नो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी डाइपोल मोमेंट थी ये क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था, किस किस पे डिपेंड कर रहा था, ये मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पे पर भी। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कौन कौन सा दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है HCl, ठीक है, CO2, और दे रखा है हमें NH3 और H2O।
ठीक है, तो आपको क्या देखना है, म्यूनेट देखना है। और मैंने आपको एक तरीका बता ही दिया है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा आते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको ये देखना है सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो म्यूनेट हमेशा क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। और म्यूनेट अगर 0 नहीं आता तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है आपका, पोलर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप HCl, HCl में क्या होगा, ये बनेगा Cl नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। CO2 में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर तो डाइपोल होगा एक। अब मैंने आपको ये भी केस बताया कि हेट्रोडाइटोमिक मॉलिक्यूल का म्यूनेट कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो ये तो हो गया पोलर। हमें इसमें ये बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब आ जाओ CO2 पर। CO2 में ये आपका सेंट्रल एटम है, ये क्या है, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कैसे दिख रहे हैं, सेम। तो म्यूनेट क्या होगा, 0 और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो इसका म्यूनेट क्या आ गया, 0। अब इनकी बात करो, NH3 और H2O में। NH3 में क्या होता है, लोन पेयर होता है। H2O के पास भी 2 लोन पेयर, ये तो एक्सेप्शन में मैंने आपको बता ही दिए हैं। इनका म्यूनेट कभी भी 0 नहीं होगा। ये दोनों भी कैसे होंगे, पोलर। इनका भी म्यूनेट दोनों का 0 नहीं होगा। तो किसका म्यूनेट 0 है इसमें, CO2 का। तो इसमें आपका जो CO2 है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉन-डेर-वाल्स फोर्स आर सिग्निफिकेंट इन। वॉन-डेर-वाल्स फोर्स जो होता है वो किस प्रकार के अणुओं में अधिक प्रभावी होता है। पहला, आयनिक सॉलिड्स, या फिर बी, कोवलेंट कंपाउंड, या फिर सी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर डी, मेटेलिक क्रिस्टल। तो आपको पता है जो वॉन-डेर-वाल्स फोर्स होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यह उसमें पाया जाएगा, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच लगेगा, आयन डाइपोल। आयन का मतलब होगा एक आयन होगा, दूसरा डाइपोल का मतलब पोलर। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन लगता है उसको हम बोल देते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 2 आयंस, बी है इसमें आपका 2 डाइपोल्स, नहीं। जो आपका है सी, एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, या फिर डी, एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो आपका है सी ऑप्शन, एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, ये आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो एक दूसरे से दूर दूर है, या फिर बी, मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, या फिर सी, मॉलिक्यूल आर क्लोज एंड हाईली पोलर, या फिर डी, मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ज्यादा अगर आप दूर दूर रहेंगे डाइपोल तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है, मॉलिक्यूल आर क्लोज एंड हाईली पोलर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर कॉज्ड बाय। जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, फर्स्ट परमानेंट डाइपोल्स, या फिर बी, टेम्परेरी पोलराइजेशन, या फिर सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर डी, रेजोनेंस। तो आपको पता है जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है वो किस वजह से आता है, जब एक क्या होता है, टेम्परेरी पोलराइजेशन होता है। मतलब उसमें ये चीज है नहीं, अगर आप कोई पोलर मॉलिक्यूल उसके बराबर में रख दो नॉन पोलर के, तो उसमें भी क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है डाइपोल। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन होगा, टेम्परेरी पोलराइजेशन की वजह से ये काउज होता है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैक्टर इंक्रीजेस डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर डाइपोल मोमेंट को बढ़ाएगा। ए ऑप्शन है सिमेट्री, बी है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर सी, ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी, या फिर डी, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। तो इसमें आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कब बढ़ेगा, जब बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी। बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तभी तो आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ने की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डाइपोल्स बनेंगे, और डाइपोल्स बनेंगे तो डाइपोल मोमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है, ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स कैलकुलेटिंग यूजिंग। जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या क्या चीजें मतलब शामिल करते हैं कैलकुलेट करने में। फर्स्ट ऑप्शन है रेजोनेंस एनर्जी, बी ऑप्शन है डाइपोल मोमेंट एंड बोन लेंथ, या फिर सी, फॉर्मल चार्ज, या फिर डी, एटॉमिक रेडियस। तो आपको पता है जो बी ऑप्शन है, डाइपोल मोमेंट एंड बोन लेंथ, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि जब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम निकालते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट भी होता है हमारा और बोन लेंथ भी होती है। जो आपने वो निकाला था भी मैंने समझाया था, जो म्यू थ्योरेटिकल हम लिखते हैं वो कैसे निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए हमारे पास, और क्या होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ भी होनी चाहिए उसके लिए। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें हमारा फजान्स रूल प्रेडिक्ट। फजान्स रूल जो होता है वो किसको बताता है। ए ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ के बारे में, या फिर बी, बॉन्ड एंगल के बारे में, या फिर सी, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स, या फिर डी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो आपको पता है जो फजान्स रूल है वो क्या बताता है, कोई भी आयनिक बॉन्ड कितना कोवलेंट होगा
उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन। जो पोलराइजिंग पावर है वो डिपेंड करती है किस पर। पोलराइजिंग पावर किसकी वजह से होती है, कैटायन की वजह से। और कैटायन का क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, और चार्ज जो होना चाहिए उस पर क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन, या फिर बी साइज ऑफ एनायन पर, या फिर सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर डी मोलिकुलर वेट। तो आपको पता है पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, साइज और चार्ज ऑफ एनायन। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आता है पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेस विद। पोलराइजिबिलिटी कब बढ़ेगी, पोलराइजिबिलिटी किसका कैरेक्टर है, एनायन का। और ये कब बढ़ेगा, जब एनायन का साइज भी बड़ा होगा और उस पर जो चार्ज है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन है इसमें स्मॉलर एनायन, या फिर बी लार्जर एनायन, या फिर सी हायर चार्ज, या फिर डी लोअर एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है बी ऑप्शन लार्जर एनायन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो किसमें स्ट्रॉन्ग होगी। ए ऑप्शन है CH4, या फिर बी NH3, या फिर सी CO2, या फिर डी CCl4। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, CH4, दूसरा दिया हुआ है NH3, तीसरा है CO2, या फिर CCl4। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किन किन में पाई जाती है, FON, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमेशा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। इनमें से कौन सा पोलराइजेशन का परिणाम नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन होगा तो इंक्रीज क्या करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएगा, ये तो होगा इसमें। बी डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा। सी इंक्रीज सोलिबिलिटी इन वाटर, सोलिबिलिटी वाटर में क्या बढ़ा कर देगा, इंक्रीज करेगा। पोलराइजेशन बढ़ने पर सोलिबिलिटी बढ़ेगी उसकी वाटर में। डी ऑप्शन है इंक्रीज लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी से पोलराइजेशन पावर का कुछ लेना देना नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही बताना था हमें। नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन। डाइपोल मोमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, या फिर बी न्यूटन्स में, या फिर सी डिबाई, या फिर डी कूलम। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, डिबाई में। नेक्स्ट आता है विच मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ए ऑप्शन है H2, या फिर बी CH4, या फिर HF, या फिर डी CO2। तो इसमें भी आपको पता है HF हो जाएगा, क्योंकि FON इन्हीं तीन मॉलिक्यूल्स की, इन्हीं तीन एटम्स में क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आता है इसमें वंडरवॉल फोर्स इंक्लूड। वंडरवॉल फोर्स में कौन सा शामिल है इनमें से। ए ऑप्शन है डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर बी लंडन डिस्पर्सन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर सी आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, या फिर डी रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज। तो आपको पता है लंडन डिस्पर्सन ये भी वंडरवॉल फोर्स का टाइप है, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये भी वंडरवॉल फोर्स का क्या है, एक टाइप है। तो बी ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मैक्सिमम रेजोनेंस। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल मैक्सिमम रेजोनेंस शो करेगा। ए ऑप्शन है बेंजीन, या फिर बी है इथीन, या फिर सी मीथेन, या फिर डी प्रोपीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब आपको पता है इसमें अल्टरनेशन है और कितने हैं। अब रेजोनेंस उसमें जितने ज्यादा होगी, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसमें रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा, मींस उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा बनेगी, रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो इसमें 3-3 पाई बॉन्ड है, तो इसमें क्या है, अल्टरनेशन है 3 पाई बॉन्ड का, रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आता है इसमें इथीन। इथीन की जो स्ट्रक्चर होगी ये होगी CS2 डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। इथीन तो इसमें तो डबल बॉन्ड है बस एक ही, यहाँ पर तो कोई अल्टरनेशन नहीं है, तो इसमें तो रेजोनेंस होगी नहीं। सी ऑप्शन आएगा इसमें मिथेन। मिथेन की स्ट्रक्चर ये होती है, 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होते हैं, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर तो रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी नहीं है। रेजोनेंस किसकी वजह से होती है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड भी कहाँ, जहां पर अल्टरनेशन होगा वहां पर रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट आता है लास्ट ऑप्शन प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होगा, ये होगा CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। प्रोपीन की स्ट्रक्चर होती है आपकी ये मैथ है, प्रोपीन हो गया, ठीक है। अब इसमें भी आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई अल्टरनेशन ही नहीं, और अल्टरनेशन नहीं है तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगी, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें होगी रेजोनेंस। तो ये जो आपका ऑप्शन था ए बेंजीन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट इन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी वजह से डिफरेंट होती है, किस वजह से वो डिफरेंट दिखाई देती है। ए
एटॉमिक पोजीशन, या फिर बी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सी मोलिकुलर फॉर्मूला, या फिर डी हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी वजह से डिफरेंट बनती है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है Which force is responsible for the liquefaction of noble gases? नोबल गैसेस के लिक्विडीकरण में कौन सा फोर्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इससे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो आपको केस पता है, ये तो FON 3 ही मॉलिक्यूल्स में लगता है। नेक्स्ट आता है बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नहीं ये भी नहीं होगा। सी लंडन डिस्पर्सन फोर्स, या फिर डी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपको पता है नोबल गैस कैसी होती है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या उसको बोलते हैं हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट अराइजेस ड्यू टू, डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से आता है? ए ऑप्शन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सी रेजोनेंस, या फिर डी फॉर्मल चार्ज। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग की वजह से, क्योंकि इसमें डाइपोल्स बनेंगे, पोल्स बनेंगे, तो बी ऑप्शन जो होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है इसमें हमारा CH4, सी ऑप्शन है NH3, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा BF3। तो आपको पता है CO2, इसमें क्या होगा, सराउंडिंग एटम कैसे है, सिमिलर, म्यूनाइट इसका क्या रहेगा, 0 मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 ही हो गया। CH4 में भी सेम डाइपोल मोमेंट, इसमें भी नहीं होगा, 0 रहेगा। NH3 और BF3 में आ जाओ, BF3 में भी क्या है, सराउंडिंग एटम कैसे है, सेम, तो इसका भी म्यूनाइट 0 होगा, ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर हो जाएगा, इसका भी म्यूनाइट, कहने का मतलब ये है कम रहेगा। ठीक है, इसमें भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अब आ जाओ NH3 के केस में, NH3 के केस में आपको पता है इसमें लोन पेयर भी होते हैं, ये रहा NH3 में लोन पेयर भी होंगे, जिसकी वजह से इसका म्यूनाइट 0 नहीं होता, तो कहने का मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन रहेगा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है? पहला ऑप्शन है वॉन डर वाल्स फोर्स, बी ऑप्शन है डाइपोल डाइपोल, या फिर सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर डी इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आपको पता है वॉन डर वाल्स फोर्स कैसा है, इसमें आपका वीक है। बी डाइपोल, ये भी वॉन डर वाल्स फोर्स का टाइप है, ये भी वीक रहेगा आपका। डी जो है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी वीक रहेगा। जो आपका है सी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डाइपोल फोर्स से, डाइपोल इंट्रैक्शन से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर एब्सेंट इन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें एब्सेंट होगा? HCl में क्या रहेगा, एक है HCl इसमें ऑप्शन, सेकंड है इसमें आपका CH3Cl, थर्ड है CO2 एंड फोर्थ इज NH3। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसे बोल लो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी। तो जहां पर पोल्स होंगे या जहां पर डाइपोल मोमेंट होगा या डाइपोल होंगे, तो वहीं पे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर देखो Cl पे नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, डाइपोल होगा, डाइपोल होगा तो इसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। CH3Cl में देखोगे तो इसमें क्या है, CH3Cl की अगर हम बात करें, इसमें भी क्या होगा आपका, देखो सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो म्यूनाइट 0 नहीं होगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, कहने का मतलब डाइपोल बनेगा इसमें भी। ठीक है, अब इसमें आ जाओ CCl, इसमें CCl4, और इसमें आ जाओ CO2, और इसमें NH3 में CO2 और NH3 की बात करेंगे। CO2 में क्या है, म्यूनाइट इसका क्या होता है, 0 आता है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये नॉन पोलर, मींस इसमें कोई भी डाइपोल प्रेजेंट नहीं होगा। NH3 का म्यूनाइट 0 नहीं होता, ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, या फिर कह लो इसमें भी डाइपोल होगा। तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगी, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगी, इसमें भी लगेगी। हमें बताना था कि किसमें एब्सेंट होगी, किसमें, CO2 में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका, नॉन पोलर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें लगती है, जो मॉलिक्यूल आपके पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर आल्सो कॉल्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम उसका क्या है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या फिर बी लंडन डिस्पर्सन फोर्स, या फिर सी आयनिक बॉन्ड्स, या फिर डी रेजोनेंस फोर्स। तो आपको पता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का एक दूसरा नाम क्या होता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो बी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग
ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, इनमें से कौन से आयन की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो हाईएस्ट होगी। पोलराइजिंग पावर देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, कैटायन देखना होगा। कैटायन भी कौन सा, जिसका साइज छोटा होगा और जिसपे चार्ज ज्यादा होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमें Na+, दूसरा है Mg+2, तीसरा है Al+3 और चौथा है इसमें हमारा K+। तो इसमें आपको पता है कैटायन पर साइज ज्यादा होना चाहिए तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसमें +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है, इस पे +1, तो इस पे सबसे ज्यादा चार्ज है Al+3 पे, तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें जो आपका है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोलराइजिबिलिटी इज हाईएस्ट इन, पोलराइजिबिलिटी किसमें ज्यादा होगी। ए ऑप्शन है F-, बी ऑप्शन है Cl-, सी ऑप्शन है Br-, और डी है I-। तो पोलराइजिबिलिटी के लिए आपको पता है एनायन कैसा होना चाहिए, बड़े साइज वाला होना चाहिए। इन चारों पर क्या है, चार्ज तो सिमिलर है भाई, F पे भी नेगेटिव का एक है, Cl- पे भी एक है, Br- पे भी एक है और I- पे भी। तो अब हम देखेंगे दूसरे फैक्टर को, ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारा इसमें साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। सबसे ज्यादा साइज बड़ा होगा वो इसका होगा, ऐसे F का साइज छोटा होता है Cl से और Cl का Br से और Br का I से। I का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन जो होगी वो I की क्या होगी, ज्यादा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किस पर प्रभाव डालती है, किस चीज को इफेक्ट करती है। ए ऑप्शन लोअर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बी हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर सी लोअर सोलिबिलिटी, या फिर डी लोअर डाइपोल मोमेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो बी ऑप्शन है इसमें हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ए ऑप्शन आता है वाटर, बी ऑप्शन एथेनॉल, या फिर सी सैलिसिलिक एसिड, या फिर डी HF। वाटर H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पाई जाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर तो H2O में इंटरमोलिकुलर पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एथेनॉल यानी कि अल्कोहल में भी हमेशा OH में भी इसमें ही पाई जाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगी इसमें भी। नेक्स्ट आता है सी सैलिसिलिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये, यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर ये COOH, ऐसे रहती है इसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें हमेशा पाई जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच इसमें ऐसे रहेगी, ये इस H और इस O के बीच ये लगेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कहलाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऑप्शन है आपका इसमें सी सैलिसिलिक एसिड वो जाएगा करेक्ट। इसमें यही पूछा था कि कौन से मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन पाई जाती है, तो इसमें जो सी था सैलिसिलिक एसिड वो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीक केमिकल फोर्स, इनमें से कौन सा वीक केमिकल फोर्स नहीं है। ए ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ऑप्शन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डाइपोल इंटरेक्शन इसमें से बताना था कि कौन सा इसमें से वीक बॉन्ड नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड भी। बी ऑप्शन है डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी वीक होता है। सी ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, या फिर डी लंडन डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन ये भी वॉन डर वाल फोर्स होता है, ये भी वीक होता है। लंडन डिस्पर्सन फोर्स ये भी वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी वीक होता है। सी ऑप्शन था इसमें आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पे। ए ऑप्शन है बॉन्ड एंगल, बी ऑप्शन है बॉन्ड पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री, या फिर सी रेजोनेंस, या फिर डी फॉर्मल चार्ज। तो आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बॉन्ड की पोलैरिटी पे डिपेंड करता है और किस पर, ज्योमेट्री पर। आता है विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ए ऑप्शन है HF, बी ऑप्शन है HCl, सी है HI और डी HBr। तो आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा जिसमें क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी जब तो वो अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, आयन बनाएगा। तो इसमें जो HF है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा होगी, HI की उससे कम होगी, Br की और भी कम होगी। तो इस तरीके से ये देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, क्योंकि वो आयन ज्यादा बना पाएगा। तो HF इसमें हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसिक्वेंस ऑफ
हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन इस बढ़ाई हाई पोलराइजेशन होने से। ए ऑप्शन है इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर। हाई पोलराइजेशन क्या बढ़ाती है आपको पता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा हाई पोलराइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन है इसमें इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स रेजोनेंस, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। CH4, CH4 की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें तो रेजोनेंस का कुछ है ही नहीं। बी ऑप्शन NO2 माइनस, सी ऑप्शन है H2, H2 की स्ट्रक्चर भी ये होती है, ये वाली H2 की स्ट्रक्चर ये रहती है, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट आता है NH3, NH3 में भी ये होती है, इसकी भी स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं होगा, लोन पेयर रहेंगे इस तरीके से इसके पास भी। अब आता है इसमें बचा हमारे पास NO2 माइनस, NO2 माइनस में क्या होता है, NO2 माइनस की जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी, तो क्या होती है इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, N बीच में रहेगा इस तरीके से, एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और एक पर सिंगल और एक पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्टरनेशन डबल सिंगल चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। दूसरा इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बन जाती है, कैसे, यहाँ पर अगर क्या करे, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड, इस पर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे भी इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो डबल सिंगल चार्ज। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड जो था वो इस वाले ऑक्सीजन के पास था, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पहुंच जाता है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की और किसकी, चार्ज की। तो यही करेक्टर आपका कहलाता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस का एक क्या है, रेजोनेंस, अब इसमें क्या है, ये दो स्ट्रक्चर ये शो कर पा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है और नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन। तो NO2 माइनस में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है वो समानता दिखाती है किस चीज में। पहला ऑप्शन है डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट, बी ऑप्शन है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, या फिर सी डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूलाज, या फिर डी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस चीज में समानता दिखाती है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो होती है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही रहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था एक, यहाँ पर भी एक ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड एक था तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, ये क्या हो जाएगा, सेम, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें लास्ट हमारा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होगा किसमें। ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है HCl, सी ऑप्शन है CO2, या फिर डी O2। तो CH4 डाइपोल डाइपोल फोर्स किसमें होगा, जिसमें डाइपोल होंगे यानी कि पोलर होगा जो मॉलिक्यूल, जैसे CH4 है, CH4 कैसा होता है, नॉन पोलर, क्योंकि इसका म्यू नेट 0 होगा, ये नॉन पोलर होगा तो इसमें नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है HCl, थर्ड है इसमें CO2 एंड लास्ट इज O2। HCl में क्या होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, डाइपोल क्रिएट होगा इसमें, इसका म्यू नेट 0 नहीं होता, ये कैसा होता है, पोलर, तो इसमें डाइपोल होगा। CO2 में म्यू नेट 0 हो जाता है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। O2 में भी क्या होगा, म्यू नेट 0 हो जाएगा, ये भी कैसा है, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये होमो डायटोमिक है, तो इसमें म्यू नेट 0 हो जाएगा, ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स किसके बीच लगता है, पोलर, तो बी ऑप्शन जो है HCl, ये क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, MCQs क्वेश्चन समझ आए होंगे कि किस तरीके से आएंगे आपके। फर्स्ट पढ़ी थी उसका अच्छे से इस वीडियो में अच्छे से यूनिट का रिवीजन हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।